Hello students, I am Shreya and welcome back to your own YouTube channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो है रोमांटिक लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस्ड वीडियो। स्टूडेंट्स, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं ड्यू सोल के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती हैं जो स्मार्ट स्टडी वाले स्टूडेंट पहले से कवर कर लेते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस हमने रैंडम नहीं उठाए हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर तुमने 10 क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए तो तुम्हें एग्जाम में अदर किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। इस वीडियो से तुम अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है। वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा, स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही हम विनर को तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रखिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे लेक्चर बिल्कुल फ्री है, एकदम 100% फ्री। अगर तुम्हें इनके वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। अगर आप सिंगल वन नोट लेते हैं तो उसका प्राइस 45 रुपीज़ है, एंड अगर आप एक से ज़्यादा नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस 40 रुपीज़ पर नोट्स पड़ेगा। अगर आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं तो आपको 6 नोट्स लेने होंगे। 1 सब्जेक्ट के नोट्स आपको फ्री मिलेंगे। बस एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज, अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। रोमांटिक लिटरेचर के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन 1 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिवर वाई इन टिंटिन एबे। एंड और क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जस्टिन मॉडल्स इन फ्रैंकस्टन। तो पहले हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। Both Tintin Abbey and Frankston presents important elements that shape the message of their text. The River Wye represents nature's healing and spiritual influence in Wordsworth's poem. Justin Morris represents innocence, suffering, and justice in Mary Shelley's novel. Although one is a natural landscape and the other a human character, both highlight deep emotional and moral themes. Both Tintin Abbey and Frankston इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं जो उनके टेक्स्ट के मैसेज को शेप देता है। वर्ड्सवर्थ की पोएम द रिवर वाई नेचर्स हीलिंग एंड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करती है, एंड मैरी शेलीज नॉवल जस्टिन मॉरिस रिप्रेजेंट्स इनोसेंस, सफरिंग एंड इनजस्टिस। हालांकि A Natural Landscape and the Other Human Character दोनों ही डीप इमोशनल एंड मोरल थीम्स को हाईलाइट करते हैं। Main body, a river Wye in Tintin Abbey. The river Wye is described as peaceful, calm, and spiritually uplifting. It serves as a symbol of memory because Wordsworth remembered its beauty even after 5 years. Tintin Abbey, अबे की वाई रिवर को पीसफुल, काम एंड स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग से डिस्क्राइब किया गया है। और ये नदी
मेमोरी का सिंबल है क्योंकि 5 साल बाद भी वर्ड्सवर्थ इस सुंदरता को नहीं भूले। The river provides emotional healing and moral strength to the poet. It reflects Wordsworth's belief that nature guides human thoughts and improves one's character. For the poet, the river is not just a physical place but a source of comfort, inspiration, and harmony. ये रिवर पोइट को इमोशनल हीलिंग एंड मोरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है और वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ को बिलीव दिलाती है कि नेचर गाइड्स ह्यूमन थॉट्स एंड इम्प्रूव्स वंस कैरेक्टर, मानव विचारों को मार्गदर्शन कराती है। पोइट के लिए रिवर सिर्फ एक फिजिकल प्लेस नहीं बल्कि कंफर्ट, इंस्पिरेशन एंड हार्मोनी जैसी जगह है। सो जस्टिन मॉरिस एंड फ्रैंकस्टन। Justin Morris is a gentle, innocent, and kind of character in the novel. जस्टिन मॉरिस का कैरेक्टर नॉवेल में काफी जेंटल, इनोसेंट एंड काइंडली बताया गया है। She is wrongly accused and murdering William although the creature committed the crime. इन पर विलियम के मर्डर का आरोप लगाया जाता है जबकि उनका मर्डर एक क्रीचर ने किया था। Her trial and execution show the injustice and cruelty of society. उनका मुकदमा और फांसी समाज के अन्याय को दर्शाती है। Shelley uses her character to criticize the unfair legal system and blind social prejudice. Shelley उनके कैरेक्टर को unfair legal system and blind social prejudice को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज करती है। Justin represents the theme of innocence suffering due to the faults of others, especially Victor Frankenstein's irresponsibility. जस्टिन दूसरों की गलतियों, खासकर विक्टर फ्रैंकलिन की इररिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण इनोसेंट सफरिंग के विषय को प्रतिनिधित्व करती थी। Common significance: The river Wye brings peace, while Justin's fate brings tragedy, but both deeply affect the reader. वाय नदी शांति लाती है, जबकि जस्टिन का फेट ट्रेजेडी लाता है, लेकिन दोनों ही रीडर के इमोशंस को डीपली अफेक्ट करते हैं। Each symbolizes a larger idea, the river Wye, healing and moral guidance through nature. वाय नदी हीलिंग एंड मोरल गाइडेंस देती है नेचर के थ्रू। जस्टिन मॉरिस इनोसेंस डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमन इनजस्टिस, मानवीय अन्याय द्वारा नष्ट की गई मासूमियत। Both elements enrich their respective texts by adding emotional depth in moral reflection. Both elements adding emotional depth, moral reflection को जोड़कर अपने अपने पाठ को समृद्ध बनाते हैं। Conclusion: The River Wye stands for spiritual renewal, harmony, and the guiding power of nature in Wordsworth's poem. Justin Moritz represents purity, suffering, and the consequences of human cruelty in Shelley's novel. Together, they show how authors use plays and characters to express deep moral and emotional truths. Wordsworth's poem, The River Wye, spiritual renewal, harmony, and नेचर की पावर को गाइडेंस देने में स्टैंड करती है। जस्टिन मोरिस रिप्रेजेंट्स प्योरिटी एंड सफरिंग consequences of human cruelty
Shelley's novel. Together they show कि author कैसे places और characters को use करते हैं deep moral and emotional truths को express करने के लिए. The question two is Henry Calvert in Frankston or Frankston's Bride. Introduction से start करते हैं. Mary Shelley's Frankston includes characters who reflect the different aspects of humanity and morality. Henry Calvert represents friendship, compassion, and moral goodness. मैरी शैली के फ्रैंकस्टन्स में ऐसे कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग हैं जो ह्यूमैनिटी एंड मोरालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एंड हेनरी कैरवल रिप्रेजेंट्स फ्रेंडशिप कंपैशन एंड moral goodness. Frankenstein's bride, the female creature Victor begins to create, symbolize fear, responsibility, and the consequences of playing with nature. Both characters play important roles in shaping Victor Frankenstein's actions and emotional journey. फ्रैंकस्टन की दुल्हन वो औरत प्राणी है जिसे विक्टर बनाना शुरू करता है. फियर सिंबलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रकृति के साथ खेलने के परिणामों का प्रतीक है एंड बोथ कैरेक्टर विक्टर फ्रैंकस्टन के प्ले और इमोशनल जर्नी को शेप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. So main body Henry Clerval in Frankston. Close friend of Victor, Henry Clerval is Victor Frankston's childhood friend and moral support. Symbol of goodness, he represents kindness, humanity, and love of learning. In contrast to Victor's obsession with ambition. Calming influence. After Victor suffers from mental and physical illness, Henry's presence helps him gain peace. Victor of Victor's action. The creature murders Clavell as revenge against Victor, showing how innocent people suffer due to Victor's reckless scientific and ambition. Moral mirror through Henry Shelley shows that Victor could have become if he had followed a balanced, ethical path. Henry Clerval विक्टर फ्रैंकस्टन्स के चाइल्डहुड फ्रेंड एंड मॉरल सपोर्ट थे और वो रिप्रेजेंट करते हैं काइंडनेस ह्यूमैनिटी एंड लव ऑफ लर्निंग. विक्टर्स obsession with ambition and calming influence एंड विक्टर के मेंटल एंड फिजिकल इलनेस से सफर करने पर हेनरी उन्हें हेल्प करता है दोबारा जीने के लिए. विक्टर से बदला लेने के लिए क्रीचर क्लैवरल का मर्डर कर देता है और ऐसे शो करता है कि विक, विक्टर के साइंटिफिक एम्बिशंस की वजह से निर्दोष लोग कैसे पीड़ित हो रहे हैं. हेनरी के थ्रू शैली बताती है कि विक्टर ने अगर बैलेंस और एक एथिकल पाथ चुना होता तो अब वो आज क्या अच्छा इंसान होता. सो फ्रैंकस्टन्स ब्राइड फीमेल क्रिएचर ये वही ब्राइड है जिसको क्रिएचर बनाना चाहता. Victor's second creations. The bride is the female monster Victor starts building at the creature's request. Symbol of fear and responsibility. Victor fears she might become more dangerous than the first creature or reject him. Fear of reproduction. Victor worries that the two creatures could create a new destructive race, showing themes of scientific responsibility. Victor destroys her out of terror and guilt. Victor destroys the almost complete female creature before giving her life. Consequences of destruction. This act leads to the creature rage and the murder of Elizabeth, showing how the Victor choices bring tragedy. Conse- ये एक्ट क्रिएचर के
गुस्से को दर्शाता है, और एलिजाबेथ के मर्डर को दर्शाता है, जो विक्टर के जो बताता है कि विक्टर के चुनाव कैसे ट्रेजेडी है। Common significance. Henry Clerval highlights the value of friendship, humanity, and moral balance. The Bride highlights fear, ethical responsibility, and the danger of uncontrolled science. Both characters influence major turning points in Victor's life. Henry Clerval वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, ह्यूमैनिटी एंड मोरल बैलेंस को हाईलाइट करते हैं, और द ब्राइड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करती है, और अनकंट्रोल्ड साइंस के खतरे पर प्रकाश डालती है। बोथ कैरेक्टर्स इन्फ्लुएंस द टर्निंग पॉइंट्स इन विक्टर्स लाइफ। दोनों पात्र विक्टर के जीवन के टर्निंग पॉइंट्स को प्रभावित करते हैं। They show how Victor's ambition affect innocent lives and creates irreversible consequences. The conclusion is Henry Clerval stands as a symbol of goodness, loyalty, and emotional balance, representing what Victor lacked in his own character. The female creature, or the bride, represents Victor's fear, guilt, and danger of scientific creation without moral thought. Together, they deepen the novel's themes of responsibility, friendship, and the tragic results of Victor's uncontrolled ambition. सो फोर्थ पॉइंट में दिखाते हैं कि कैसे विक्टर की एम्बिशन इनोसेंट लोगों के जीवन को प्रभावित करती है और इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस कैसे क्रिएट करती है। और इसके कंक्लूजन की बात करें तो हेनरी क्लैरवेल गुडनेस के सिंबल, लॉयल्टी एंड इमोशनल बैलेंस के प्रतीक, संतुलन के प्रतीक के रूप में खड़े हैं, जो कि विक्टर के चरित्र उन कैरेक्टर के बारे में दर्शाता है, उसकी मौजूद कमियों को दर्शाता है। एंड द सेकंड वन इज द फीमेल क्रिएचर और ब्राइड, ये दर्शाते हैं विक्टर के डर, उसके गिल्ट और साइंटिफिक क्रिएशन के से होने वाले खतरे को, जो कि बिना किसी मॉरल थॉट की वजह से हुआ था। साथ ही ये दोनों नॉवेल जिम्मेदारी, दोस्त, फ्रेंडशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और विक्टर के अनकंट्रोल्ड एम्बिशन के दुखद परिणामों के विषयों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। The question third is explain the Shelley's analogy of the West Wind as a regenerative force in Ode to West Wind. And the our question is how does Keats' Ode to Grecian Urn typify this idea of beauty and the perfection of art as opposed to life? So इसका आंसर है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Both P.B. Shelley and John Keats explore deep poetic ideas through powerful symbols. In Ode to the West Wind, Shelley sees the wind as the force of destruction and regeneration. In Ode to the Grecian Urn, Keats celebrates art as a representation of eternal beauty in contrast to the short and changing nature of human life. अब इसका मीनिंग देखते हैं। पीबी शेली और जॉन केट्स दोनों ही पावरफुल सिंबल्स के थ्रू डीप पोएटिक आइडियाज की खोज करते हैं। एंड इन ऑर्डर टू द वेस्ट विंड में शैली विंड को विनाश और पुनर्जनन की शक्ति के रूप में देखते हैं। एंड द सेकेंड इन ओडी टू द
ग्रेशियन अर्न में किड्स आर्ट को एटर्नल ब्यूटी के रूप में सेलिब्रेट कर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, जो कि ह्यूमन लाइफ में कॉन्ट्रास्ट में शॉर्ट चेंजिंग लाई नेचर के थ्रू through different in theme. Both poems reflect the romantic belief in nature through imagination and timeless beauty. दोनों पोएम्स की थीम डिफरेंट होने के बावजूद both poems nature, imagination and timeless beauty में romantic belief को दर्शाती है. And the main body is a Shelley's analogy of the west wind as a regenerative force. First, dual nature, destroyer and preserver. Shelley calls the wind destroyer and preserver, showing that destruction leads to new creation. The second is wind clears away the old. The west wind blows away the dead leaves, symbolizing the removal of old stagnant ideas. Wind spreads seeds of new growth. The wind carries seeds into the earth where they wait for spring. They symbolize rebirth and new beginnings. For the wind inspires and poets spread. Shelley asked the wind to breathe new life into his thoughts and poetry. He wants his dead thoughts to be carried across the world like the wind carries leaf and seeds. The fifth is prophetic vision. Shelley hopes his ideas will inspire a better future just as the wind brings spring after winter. The wind becomes a symbol of social, moral and personal renewal. ड्यूल नेचर में शैली विंड को बुलाते हुए कहती है कि डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वेयर ये विनाश की ओर ले जाता है और सब तबाह कर देता है नए सृजन की ओर ले जाते हुए एंड द सेकंड इज विंड क्लियर्स अवे द ओल्ड हवा पुराने पत्तों को हटा देती है जो मृत पत्तियों को उड़ा देती है जो पुराने स्थिर विचारों के हटने का प्रतीक है द थर्ड वन इज wind spreads seeds for new growth. Wind spreads seeds for new growth. इसमें हवा सीड्स को धरती में ले जाती है जहाँ वे स्प्रिंग का वेट करते हैं यह पुनर्जन्म आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है विंड इंस्पायर्स द पोइट्स स्पिरिट शैली हवा से अपने विचारों में नई जान फूकने को कहती है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके विचार दुनिया भर में उसी तरह फैले जैसे हवा पत्तियों और बीजों को ले जाती है प्रोफेटिक विजन शैली को उम्मीद है कि उनके विचार एक बेहतर भविष्य की ओर प्रेरणा देंगे जैसे हवा सर्दियों के बाद वसंत आती है हवा सामाजिक नैतिक सोशल मॉरल और पर्सनल रिन्यूअल का प्रतीक बन जाती है बी Kids' idea of beauty and the perfection of art in Ode to a Grecian Urn. Art's eternity versus life's change. The scenes painted on the urn remain forever unchanged. Unlike real life, which is temporary, frozen moment of beauty, lovers on the urn can never kiss, but their love is forever young. Music on the urn never plays, but its unheard melodies are more perfect and everlasting. इस अर्न पर बने सील्स पेंटेड है जो वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते हमेशा एक जैसे रहते हैं
जो वास्तव जीवन में बिल्कुल टेम्पररी है। अर्न को ही अर्न को ही कलश कहा जाता है। कलश पर बने लवर्स कभी किस नहीं करते, बट उनका प्यार हमेशा यंग रहता है। कलश पर बने धुन म्यूजिक कभी सुनाई नहीं देता, लेकिन उसकी आवाज, उसकी धुन मोर परफेक्ट और एवरलास्टिंग रहती है। The art represents ideal beauty. While human happiness fades, the urn's beauty remains eternal. Keats suggests that art captures perfection without decay. Contrast with human experience, real life has pain, loss, and change. Art, however, preserves joy, passion, and beauty forever. Famous message: the urn teaches beauty is truth, truth beauty. This means pure beauty holds a deep truth that remains unchanged with time. जहाँ मानवीय सुख फीके पड़ जाते हैं, वहीं कलश की सुंदरता शाश्वत बनी रहती है। और कीट्स का सुझाव है कि आर्ट बिना विदाउट डिके के परफेक्शन को कैप्चर करती है। रियल लाइफ में दर्द, खुशी, नुकसान चेंज होते रहते हैं। हालांकि आर्ट प्रिजर्व्स जॉय, पैशन एंड फॉरएवर ब्यूटी ब्यूटी हमेशा सुरक्षित रहती है। इसका एक फेमस मैसेज भी है: द अर्न टीचेस ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। इसका मतलब है शुद्ध सौंदर्य में एक गहरा सत्य है जो समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। कॉमन सिग्निफिकेंस: फर्स्ट, Shelley focus on renewal and transformation through nature. Kids focus on ideal beauty and timeless perfection through art. Both poets uses powerful symbols, wind and urn, to express universal themes to hope, beauty and eternity. शैली नेचर के थ्रू रिन्यूअल और ट्रांसफॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस करती है। किड्स आर्ट के थ्रू टाइमलेस परफेक्शन एंड आइडियल ब्यूटी पर ध्यान केंद्रित है। दोनों पोइट्स काफी पिन एंड अर्न काफी पावरफुल सिंबल्स यूज करते हैं अपने यूनिवर्सल थीम को एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि होप, ब्यूटी एंड एटर्निटी। सो द कंक्लूजन इज: in Shelley's poem, the West Wind becomes a regenerative force that destroys only to create new life and inspire the world. In Keats' poem, the Grecian urn becomes a symbol of eternal beauty, representing art's perfection compared to life, its impermanence. Together, both poems reveal key romantic ideals: renewal through nature and timeless beauty through art. शैली की पोएम में वेस्ट विंड एक रिजेनरेटिव फोर्स बन जाती है, जो कि एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो केवल नए जीवन का निर्माण करने और दुनिया को इंस्पायर करने के लिए विनाश करती है। किड्स की पोएम में ग्रेशियन अर्न्स एटर्नल ब्यूटी का सिंबल बन जाता है, जो कि परफेक्शन, आर्ट्स परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बोथ पोएम्स रिवेल रोमांटिक आइडल्स, जो कि नवीनीकरण और कला के माध्यम से कलातीत सौंदर्य करते हैं। The question 4 is: does Mary Shelley's Frankenstein show the debate between nature and nurture? Provide a reasoned answer in your own words. Question 4 is: what does Mary Shelley's Frankenstein tell us about ideas or standards of beauty?
Provide a reasonable answer using instance from the text. The answer is Introduction. Mary Shelley's Frankenstein deals with several important themes, and the two of the most central are nature versus nurture. Whether a person becomes a good or evil because of their birth, nature, or their experience, nurture. Ideas of beauty. How specially judges individuals based on physical appearance through the life and experience. Ideals of life and experience of the creature. Shelley explores how society shapes identity and how beauty standards influence moral judgment. मैरी शैली की फ्रैंकस्टन कई इंपॉर्टेंट थीम्स से संबंधित है। उनमें से दो सबसे केंद्रीय हैं। नेचर और नर्चर। कोई पर्सन अच्छा बनता है या बुरा अपने अनुभव के कारण, अपने एक्सपीरियंस के कारण। आइडियाज ऑफ ब्यूटी। सोसाइटी उन्हें कैसे जज करती है, उनके रूप रंग और उनके व्यक्तिगत आधार के रूप में उनके आकलन उनको कैसे करती है। थ्रू द लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ द क्रिएचर। प्राणी के वो क्रिएचर की लाइफ और उसके एक्सपीरियंस के थ्रू शैली इस बात का पता लगाती है कि सोसाइटी कैसे पहचान को शेप देती है और उनकी बुद्धि के मानक नैतिक निर्णय को कैसे प्रभावित करती है। द मेन बॉडी इज nature versus nurture in Frankston. Creature's innocent nature. When the creature is brought to life, he is like a newborn, curious, gentle, and innocent. He initially wants to love, learn, and connect with humans. Negative experience and shape him. Nurture. The creature is repeatedly rejected because of his frightening appearance. People attack him, scream, and drive him away, causing emotional pain and danger. Desire for love and acceptance. He secretly observes the Dileke family and learns language, kindness, and compassion. जब एक क्रीचर को लाइफ दी जाती है वो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की तरह होता है, क्यूरियस, जेंटल एंड इनोसेंस। वो शुरू से ही चाहता है ह्यूमंस के साथ जुड़ना, उनसे सीखना, उनसे प्यार करना, उनके साथ कनेक्ट होना। नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड शेप हिम। क्रिएचर को उसके रूप रंग की वजह से बार बार रिजेक्ट किया जाता है। लोग उस पर हमला करते हैं, चिल्लाते हैं और उसे भगा देते हैं, जिससे उसे इमोशनल पेन और गुस्सा होता है। डिजायर फॉर लव एंड एक्सपीरियंस एक्सेप्टेंस। वो सीक्रेटली ऑब्जर्व करता है डिलेसी की परिवार का अवलोकन करता है और उनकी लैंग्वेज, काइंडनेस एंड कंपैशन की करना सीखता है। उसे उम्मीद रहती है कि वो लोग उसे स्वीकार करेंगे, जिससे पता चलता है कि वह एक नेचुरली तरीके से अच्छा बनना चाहता है। उनके क्रूर व्यवहार के कारण अंतिम लास्ट चेंजेस होता है कि जब डी लेसी भी उसे स्वीकार कर लेती है तो वो विश्वासघात महसूस करता है, वो बिट्रेट महसूस करता है। इससे वो सफर करता है, सौम्य को हिंसक बना देती है, ये पीड़ा उसे सौम्य से हिंसक बना देती है। काफी वायलेंट रहना चाहता है। तो इस तरीके से शैली दिखाती है कि कैसे जन्म नहीं बल्कि वातावरण एक राक्षस का निर्माण करता है। तो इसके थ्रू शैली यही मैसेज देना चाहती है कि शैली के आर्ट उसके पालन पोषण और उसका समझ व्यवहार प्रकृति से भी बड़ी भूमिका निभाता है। क्रिएचर केवल इसलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि सोसाइटी उसे प्यार, मार्गदर्शन और स्वीकार देने से मना कर देती है।
The second one is standards of beauty in Frankston. Appearance determines judgment. Victor is horrified the moment his creature opens its eyes not because of its action but because of its horrid appearance. Shelley shows the society judges character based on looks. Beauty equals goodness in society's eyes. Characters like Elizabeth or Henry Clerval are admired for their beauty and kindness. विक्टर उसी टाइम डर जाता है जब उसका क्रिएचर आंखें खोलता है बल्कि उसे भयानक रूप से उसके रूप में शैली शो करती है कि सोसाइटी के जज सोसाइटी कैसे उसे जज करती है कैसे उसका लुक्स के बेस्ड पे उसका करेक्टर डिसाइड किया जाता है ब्यूटी इक्वल्स गुडनेस इन सोसाइटीज आईज एलिजाबेथ या हेनरी क्लैरवल जैसे कैरेक्टर्स की उनकी सुंदरता और दयालुता की एडमायर उन्हें एडमायर करा जाता है Meanwhile, the creature's ugliness causes fear even though the initially means no harm. Physically, ugliness leads to social rejection. Every time the creature tries to approach humans, they react with terror. The reactions reflect the society belief that beauty, goodness, ugliness, evil. इसी वजह से क्रिएचर बहुत डर जाता है उसके डर का कारण बनती है जबकि वो शुरू में उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का इरादा नहीं होता लोग उसे उसके फिजिकल अगलीनेस लिए उसकी वजह से रिजेक्ट कर देते हैं हर बार जब क्रिएचर ह्यूमंस के पास जाने की कोशिश करता है तो वे डर डर की वजह से उसे भगा देते हैं ये रिजेक्शन उस समाज की मान्यता को दर्शाता है कि सुंदरता अच्छाई कुरूपता इज इक्वल टू बुराई है psychological effects of rejection the creature internalizes this rejection that begins to hate himself and the world Shelley uses this to show the harmful effects of unrealistic beauty standards, moral lessons. The novel teaches that judging a person by appearance can create the very evil that society fears common significance. Psychological effects of rejection. Creature इस rejection को आत्मसात कर लेता है और खुद से दुनिया से नफरत करने लगता है शैली इसका इस्तेमाल अवास्तविक सौंदर्य मानकों के unrealistic beauty standards, harmful effects देखने के लिए करती है. So इसका moral lesson is ओपन the novel हमें सिखाता है हमें किसी व्यक्ति को उसके रूप रंग से नहीं जज करना चाहिए कि वो बुरा पैदा हुआ है वो सुंदर नहीं है वो खराब है हमें उन्हें दिल से स्वीकार करना चाहिए तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं. The common significance both themes highlights the power of society in shaping identity and destiny. The creature is not born evil. Society makes him so through cruelty and superficial judgment. Shelley criticized a world where people value both beauty over character and judgment over compassion. दोनों ही themes काफी पावरफुल पावर ऑफ सोसाइटी को शेप करती है कि ये सोसाइटी कैसे लोगों को जज करती है क्रिएचर बुरे पैदा नहीं होते बल्कि सोसाइटी उन्हें बुरा बना देती है उनके जजमेंट्स उनके बोलने का तरीका कि वह बुरे हैं तो शैली ये क्रिटिसाइज करती है कि हमें लोगों को आज के टाइम पे सोसाइटी उनकी ब्यूटी कैरेक्टर को ब्यूटी से जज करती है ना कि उनकी वैल्यू से The conclusion is Frankston strongly supports the idea that nurture shapes a person more than nature. As the creature becomes violent only after repeated rejection, the novel also criticizes society's unfair beauty standards, showing how judging others
by appearance leads to suffering and tragedy. Shelley's message is clear: compassion, acceptance, and human connection are essential for creating goodness, not physical beauty or birth conditions. फ्रैंकस्टन इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि किसी पर्सन का पालन पोषण किसी व्यक्ति को प्रकृति से ज्यादा आकार देता है, क्योंकि क्रिएचर बार बार रिजेक्ट होने की वजह से हिंसक बनता है। नॉवल समाज के अनुचित सौंदर्य और उनके ह्यूमन जजमेंट, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और कैसे वो लोगों को जज करते हैं, इसे सफर करने की वजह से ये ट्रेजेडी बन चुकी है। और कैसे दूसरों को उनके रूप रंग से आंकने से दुख और ट्रेजेडी होती है। The novel also criticized the unfair beauty standards. शैलीज मैसेज इज क्लियर। शैली का संदेश स्पष्ट है कि अच्छाई पैदा करने के लिए करुणा, अस्वीकृति और ह्यूमन कनेक्शंस बहुत जरूरी है, न कि नेचुरल फिजिकल ब्यूटी और बर्थ कंडीशंस। Question 5 is, how does Blake's understanding of innocence differ from that of experience? Explain with reference to the text in your course and in your own words, or explain Blake's understanding of innocence and of experience as stages, or both. William Blake's, so इसका introduction है. William Blake's Songs of Innocence and of Experience present two of contrasting yet connected views of human life. Innocence shows the world through the eyes of a child, pure, hopeful, trusting, and close to God. Experience shows the world through the eyes of an adult, full of suffering, corruption, injustice, and lost faith. Blake treats these as both states of mind and stages of human life, revealing how innocence can be attested or destroyed by experience. विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस ह्यूमन लाइफ के दो अपोजिट किंतु जुड़े हुए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं। इनोसेंस दुनिया को एक बच्चे की नजर से देखता है, जो कि प्योर, होपफुल, ट्रस्टिंग एंड क्लोज टू गॉड। एक्सपीरियंस दुनिया को एक वयस्क, एक अडल्ट के रूप में देखता है, जो कि फुल ऑफ सफरिंग, करप्शन, इनजस्टिस एंड लॉस्ट फेथ। ब्लेक इन्हें मन की अवस्थाओं और मानव जीवन के चरणों के रूप में देखते हैं और बताते हैं कि कैसे एक्सपीरियंस के थ्रू मासूमियत की परीक्षा ली जाती है और उसे नष्ट किया जाता है। The main body is a Lake's understanding of innocence. State of purity and simplicity. Innocence represents goodness, trust, and harmony. It reflects a world where children, nature, and God are connected. Ideal world of love and joy in poems like The Lamb and The Chimney Sweeper. Innocence. Children believe in kindness and divine protection. Life seems peaceful and guided by God's care. Childlike view of the world. The innocent child does not see evil or corruption clearly. Innocence is a world filled with imagination, songs, and hope. Vulnerability of innocence. Blake suggests innocence is beautiful but delicate. It can be destroyed by suffering, exploitation, and social justice. इनोसेंस गुडनेस, ट्रस्ट, हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है और यह एक ऐसी दुनिया को दर्शाता है जहाँ बच्चे नेचर और गॉड से कनेक्टेड रहते हैं। आइडियल वर्ल्ड ऑफ लव एंड जॉय। द लैम्प और द चिमनी स्वीपर। इनोसेंस इन जैसी पोएम इन पोएम्स में जैसे कि द लैम्प, द चिमनी स्वीपर, इन पोएम्स में चिल्ड्रन बिलीव करते हैं काइंडनेस एंड डिवाइन प्रोटेक्शन पे, जो कि शांतिपूर्ण और गॉड्स की केयर
को दर्शाता है। चाइल्डिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। मासूम बच्चा बुराई या करप्शन को अच्छे से स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इनोसेंस, इमेजिनेशन, सॉन्ग्स एंड होप से भरी दुनिया है। वल्नरेबिलिटी ऑफ इनोसेंस। ब्लेक का सुझाव है कि मासूमियत सुंदर तो है, लेकिन नाजुक भी। इसे पीड़ा, शोषण और सामाजिक अन्याय से नष्ट किया जा सकता है। Blake's understanding of experience. States of harsh reality. Experience represents suffering, danger, and awareness of evil. It reveals the darker truths of society, worlds of suffering and oppression in the tiger and the chimney sweeper experience. Blake shows cruelty, poverty, and exploitation. Experience exposes the corruption of institutions like the church, industry, and the government. Losses of faith and innocence experience brings disillusionment. Children learn that the world is unfair. The innocence of childhood is replaced by confusion, fear, or rebellion. Critical mature awareness, like unlike innocence experience, is not blind. It questions authority, challenges injustice, and demands change. State of harsh reality में danger, awareness of evil, suffering का एक्सपीरियंस करते हैं। यह समाज की डार्कर ट्रूथ्स को उजागर करते हैं। वर्ल्ड ऑफ सफरिंग एंड ऑपरेशन। द टाइगर और द चंद्र स्वेपर में ब्लेक क्रूरता, गरीबी और शोषण को दर्शाता है। वो पर एक्सपीरियंस पर चर्च, उद्योग और सरकार जैसी संस्थाओं के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। लॉस ऑफ फेथ एंड इनोसेंस। वो डिसइल्यूजनमेंट का एक्सपीरियंस करते हैं। बच्चे सीखते हैं कि दुनिया अन्यायपूर्ण है। बचपन की मासूमियत की जगह भ्रम, भय और विद्रोह आ जाता है। क्रिटिकल मैच्योर अवेयरनेस। मासूमियत के विपरीत अनुभव अंधा नहीं होता। यह सत्ता पर सवाल उठाता है, अन्याय को चुनौती देता है और बदलाव की मांग करता है। इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस एज states or stages. As states of mind, a person can be innocent or experienced regardless of age. Innocence, purity, hope, trust, experience, awareness, suffering, wisdom. As stages of life, childhood, innocence, adulthood, experience. Life naturally moves from innocence to experience as complementary and necessary. Blake does not reject either state. He believes true understanding of life requires both innocence and experience. Innocence without experience is blind. Experience without innocence is bitter. Poem shows both sides of reality, the lamb innocence versus the tiger. Experience nurse song innocence versus nurse song in experience. Blake represents both to show the full truth of human existence. एक पर्सन की एज बिना परवाह किए बिना मासूम या अनुभवी हो सकती है। मासूमियत, पवित्रता, आशा, विश्वास, एक्सपीरियंस, जागरूकता, दुख, ज्ञान at stages of life. Childhood, मासूमियत, adult, adulthood, experience. भाई स्वाभाविक रूप से इनोसेंस अनुभव की ओर बढ़ती है।
as complementary and necessary. ब्लेक किसी भी स्थिति को अस्वीकार नहीं करता। उसका मानना है कि जीवन की सच्ची समझ के लिए मासूमियत और अनुभव दोनों की आवश्यकता होती है। अनुभव के बिना मासूमियत अंधी है और मासूमियत के बिना अनुभव कड़वा है। पोएम्स शो बोथ साइड्स ऑफ रियलिटी। द लैम्ब इनोसेंस को शो करता है और द टाइगर एक्सपीरियंस को। नर्स सॉन्ग इनोसेंस के लिए यूज किया गया है और नर्स सॉन्ग एक्सपीरियंस के लिए। Lake present both to show full truth of human existence. ब्लेक मानव अस्तित्व की पूरी सच्चाई देखने के लिए दोनों को प्रस्तुत करते हैं। The conclusion is Blake's poetry shows that innocence is a state of purity, joy, and trust, while experience is a state of suffering, awareness, and questioning. These are both stages of life and states of the human mind. Blake's message is that innocence is beautiful but fragile and experience is painful but enlightening. True wisdom comes from understanding both sides of human life. ब्लेक की पोइट्री दर्शाती है कि मासूमियत, पवित्रता और आनंद और विश्वास की आवश्यकता है, जबकि अनुभव, पीड़ा, जागरूकता और प्रश्न पूछने की क्वेश्चनिंग की अवस्था है। ये जीवन के चरण और मानव मन की अवस्थाएं दोनों हैं। ब्लेक का मैसेज है कि इनोसेंस सुंदर तो है लेकिन नाजुक भी। अनुभव पीड़ादायक तो है लेकिन ज्ञानवर्धक भी। सच्चा ज्ञान मानव जीवन के दोनों पहलुओं को समझने से आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वाले का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन was who is the poet of the lamb and the tiger? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। Now continue the questions. The question 6 is how does Coleridge's idea of nature differ from Wordsworth's idea of nature? Explain in your own words. Or question 6 is explain the passage of time with reference just like Wordsworth Tintin a day, showing how time is integral to the structure and the poet's imaginations. Now the answer 6 introductions is romantic poets gave special importance to nature, but their ideas were not identical. Wordsworth saw nature as a teacher, healer, and moral guide. Coleridge saw nature as connected to imagination, mystery, and the supernatural. The Tintern Abbey Wordsworth shows how time changes his relationship with nature, making the idea of time central to the poem. रोमांटिक पोइट्स ने नेचर को बहुत एक स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया है पर उनके आइडियाज आइडेंटिकल नहीं थे। वर्ड्सवर्थ ने देखा नेचर को देखा एक शिक्षक, उपचारक और नैतिक मार्गदर्शक के रूप में देखा है। कॉलरिज ने प्रकृति को कल्पना, रहस्य और अलौकिकता से जुड़ा हुआ देखा। टिंटिन एबे ने वर्ड्सवर्थ दिखाते हैं कि कैसे समय प्रकृति के साथ उनके रिश्ते को बदल देता है और जिससे समय का विचार कविता का केंद्र बन जाता है। The main body is a Coleridge's idea of nature versus Wordsworth's idea of nature. Nature as a moral teacher. Wordsworth believed nature teaches patience, peace, sympathy, and moral values. Nature improves the human heart and guides the mind towards goodness. Nature as emotional healer. For Wordsworth, nature provides comfort during stress and sorrow. In many poems, he sees nature as a nurse, guide as a guardian, nature as mystery and supernatural. Coleridge focuses on nature's strangeness, mystery, and spiritual depth. In poems like The Rim of the Ancient Mariner, nature can be frightening, magical, and symbolic.
Nature linked to the imagination, Coleridge Hill believes the human mind shapes nature through imagination. Nature becomes meaningful through the poet's inner vision, not automatically. नेचर एज अ मॉरल टीचर वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ का मानना था कि नेचर पेशेंस पीस सिंपैथी एंड मॉरल वैल्यूज सिखाती है एंड नेचर नेचर ह्यूमन हर्ज को इम्प्रूव करता है और उनके उनको उसको मन की अच्छाई की ओर ले जाता है नेचर एज अ इमोशनल हीलर वर्ड्सवर्थ प्रकृति एक वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर तनाव और दुख के दौरान आराम प्रदान करती है कई कविताओं में प्रकृति को एक नर्स मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में देखते हैं नेचर एज हिस्ट्री एज सुपरनैचुरल कलरेज कल्पना से जुड़ी प्रकृति कॉलरेज उनका मानना है कि ह्यूमन माइंड इमेजिनेशन के थ्रू प्रकृति को शेप देता है नेचर becomes meaningful through the poet's inner vision not automatically प्रकृति कवि की आंतरिक दृष्टि से सार्थक बनती है स्वतः नहीं differences summarized Wordsworth nature teacher healer moral power calm comfort Coleridge nature mystery imagination supernatural force and emotional intensity Wordsworth gives a stable peaceful picture Coleridge gives a dramatic complex one वर्ड्सवर्थ ने नेचर को टीचर हीलर मोरल पावर काम कंफर्ट में दर्शाया है कॉलेज नेचर mystery imagination supernatural force emotional intensity wordsworth gives a stable peaceful coleridge gives a dramatic complex one नाटकीय जटिल चित्र प्रस्तुत करते हैं passage of time in wordsworth's tintin abbey 5 years have passed the poem begins with the line years have passed showing that time shapes the poet's thought these years make the poet reflect on the personal growth change in relationship with nature in his youth. Wordsworth felt excitement and physical joy in nature. With time, he gains a deeper, calmer spiritual understanding, memory, and time. Even when far away from nature, the memory of the river Wye comforts him. Time gives memory and a healing role. 5 years have passed. 5 साल बीत गए पोम स्टार्टिंग में लाइन में शुरू होती है जो दर्शाती है कि समय पोएट के विचारों को आकार देता है ये साल कवि को व्यक्तिगत विकास पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है प्रकृति के साथ रिलेशंस में चेंजेस अपनी व्यवस्था पर्सनल ग्रोथ वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति में उत्साह और शारीरिक आनंद का अनुभव किया प्रकृति के साथ चेंज संबंधों में परिवर्तन चेंज इन रिलेशनशिप विद नेचर अपनी यूथ लाइफ में वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति में एक्साइटमेंट फिजिकल जॉय का अनुभव किया समय के साथ उन्हें एक गहरी शांत और आध्यात्मिक समझ प्राप्त हुई memory and time even when far away from nature स्मृति और समय प्रकृति से दूर होने पर भी वाई नदी की स्मृति उन्हें सुकून देती है
समय के साथ उन्हें गहरी शांत और आध्यात्मिक समझ प्राप्ति। समय स्मृति को एक उपचारात्मक भूमिका प्रदान करता है। Maturity through time. Time changes when time changes him from a passionate young man to thoughtful adult. Experience makes his love for nature more reflective and philosophical. Nature across his generations, Wordsworth hopes his sister Dorothy will experience nature the way he once did. This shows how time connects past, present, and future. Time as a structure and theme. The poem moves in three time zones: past, childhood joy; present, reflection; mature reflection; future, hope of Dorothy. Does time shapes the poem structure and the poet's imagination. The conclusion. Wordsworth sees nature as a moral and healing force, while Coleridge views it as mysterious, imaginative, and supernatural. In Tintin Abbey, the passage of time plays a central role, showing how the poet's relationship with nature changes from youthful excitement to mature spiritual insight. So maturity through time. हम्म, समय होने भावी युवा से ही विचार मिलते हैं। Maturity through time. टाइम उसे एक पैशनेट यंग मैन से यूथफुल थॉटफुल अडल्ट बना देता है. Experience makes him his love for nature more reflective and philosophical. Nature across his generation. वर्ड्सवर्थ सोचते हैं कि उनकी बहन डोरोथी प्रकृति का अनुभव उसी तरह करेगी जैसे उसने कभी किया है. ये दर्शाता है कि टाइम हमें कैसे कनेक्ट करता है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से. टाइम एज स्ट्रक्चर एंड थीम. ये पोम तीन टाइम में घूमती है. पास्ट बचपन का आनंद, प्रेजेंट हमारा मेच्योर रिफ्लेक्शन, भविष्य डोरथी के लिए होप फॉर डोरथी, डोरथी की लाशा. इसी प्रकार टाइम संरचना और कवि की कल्पना को आकार देता है. सो द कंक्लूजन इज वर्ड्सवर्थ को नेचर एक मॉरल और उपचारात्मक शक्ति के रूप में देखते हैं, जबकि कॉलर्ज इसे मिस्टीरियस इमेजिनेटिव एंड सुपरनेचुरल तरीके से देखते हैं. टिनटिन अबे की पोएम में समय प्रवाह के एक सेंट्रल रोल को प्ले करता है, जो कि बताता है कि कवि का प्रकृति के साथ संबंध युवा उत्साह से परिपक्व अध्यात्मक अंतर्दृष्टि में कैसे बदलता है. Together, these ideas highlight the depth and richness of romantic thought about both nature and time. ये विचार मिलकर प्रकृति और समय दोनों के बारे में रोमांटिक चिंतन की गहराई और समृद्धि को जागर करते हैं. The question seventh is society responsible for the creation of Frankenstein, or is Victor Frankenstein slowly responsible for creating this monster? Provide a reasoned answer in your own words. The question seven is the Frankenstein monster born evil. Provide a reasonable answer using instance from the text. Introduction. Mary Shelley's Frankenstein raises an important moral question. Who is responsible for the monster's cruelty? Victor Frankenstein or society? The novel also asks whether the creature was born evil or become evil due to his experience. Through Victor's action and society's reaction, Shelley shows that the creature's behavior is shaped by neglect, suffering, and social cruelty, not by natural weakness. The main body is
Victor Frankston's responsibility, creator without responsibility. Victor creates a living being, but abandons it out of fear and disgust. His refusal to take responsibility is the first cause of the creature's misery. So the introduction is Mary Shelley's Frankston raises an important moral question. मॉन्स्टर्स की क्रूरता के लिए कौन जिम्मेदार है? विक्टर फ्रैंकस्टन या सोसाइटी? नॉवल यह भी पूछता है कि क्रिएचर जन्म से ही दुष्ट था, यह अपने एक्सपीरियंस के कारण दुष्ट बन गया। विक्टर के वर्क्स, एक्शंस और समाज सोसाइटी के अस्वीकृति, रिजेक्शन के माध्यम से शैली दर्शाती है कि प्राणी क्रिएचर का व्यवहार, उपेक्षा, पीड़ा, उसका नेग्लेक्ट, सफरिंग, सोशल क्रुएल्टी उसे दुष्ट बना देता है और समाज का उसके प्रति क्रूरता से व्यवहार करना, न कि स्वाभाविक दुष्टता से। The main body is creator without responsibility. विक्टर एक जीवित क्रिएचर का निर्माण करता है, लेकिन डर और घृणा के कारण उसे त्याग देता है। जिम्मेदारी लेने से उसका इनकार ही क्रिएचर का दुख का पहला कारण बन जाता है, क्योंकि विक्टर सोचता है विक्टर उसे अपनाने से मना कर देता है और ये बात क्रिएचर को और दुख देती है। No guidance or education, the creature has no teacher, family, or protection. Victor's neglect leaves him confused, lonely, and frightened. Victor's repeat cruelty, Victor refuses to make a companion for the creature. This rejection increases the creature's despair and danger. Fourth, Victor's ambition, he creates life not for knowledge but for personal glory. His selfishness leads directly to tragedy. The conclusion is Victor plays a major role in creating the monster not just physically, but emotionally and morally. No guidance or education. क्रिएचर का कोई टीचर, कोई फैमिली, कोई प्रोटेक्शन नहीं। विक्टर विक्टर की नेग्लेक्ट ही उसे भ्रमित, अकेला और भयभीत कर देती है। विक्टर के बार बार क्रूरता और विक्टर क्रिएचर का साथी बनाने से इनकार कर देता है। यह अस्वीकृति क्रिएचर को निराशा और क्रोध को बढ़ा देती है। विक्टर्स एम्बिशन, वह जीवन का निर्माण ज्ञान के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत गौरव के लिए करता है। उसका स्वार्थ सीधे ट्रेजेडी की ओर ले जाता है। द कंक्लूजन इज विक्टर क्रेचर को बनाने में एक मेजर रोल निभाता है, न केवल फिजिकली बल्कि इमोशनली एंड मोरली भी। Society's responsibility. Immediate rejection based on appearance. Every human the creature approaches, screams, attacks, or runs away, society assumes he is dangerous simply because he looks frightening. जिस भी क्रिएचर के पास ये है जिस भी ह्यूमन के पास ये क्रिएचर है, वह चीखता है, हमला करता है या भाग जाता है। सोसाइटी उसे खतरनाक डेंजरस मानती है सिर्फ इसलिए कि वह डरावना दिखता है। Lack of compassion, even the deal जैसे family whom he admired rejects him once they see him. This rejection teaches him that society has no place for him. Isolation leads to anger. His loneliness becomes unbearable. Society's cruelty turns his natural kindness into hatred and revenge. Conclusion. Society contributes heavily to the creature's transformation into the monster. Lack of compassion. यहाँ तक कि डी लैसी की फैमिली जिसकी वह प्रशंसा करता था उसे देखते ही अस्वीकार कर देता है। यह रिजेक्शन उसे सिखाता है कि समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं है। Isolation leads to anger.
उसका अकेलापन असहनीय हो जाता है। सोसाइटी की क्रूरता उसकी स्वाभाविक दयालुता को घृणा और बदले में बदल देती है। कंक्लूजन है समाज उस क्रिएचर को एक राक्षस का रूप दे देती है। यह होने में उस सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है। Was the monster born evil? Innocence beginning. When he first awakens, he feels wonder, curiosity, and a desire to connect. He helps people, gathers food, and admires human families, teaches him kindness. He secretly learns from the Delese and dreams of friendship. These actions, how he is naturally gentle, innocent being. जब वह पहली बार जागता है तो उसे क्यूरियोसिटी और सबसे कनेक्ट होने की इच्छा महसूस होती है। वह लोगों की मदद करता है, खाना इकट्ठा करता है और ह्यूमन फैमिलीज की प्रशंसा करता है। उसे दया सिखाता है। वह गुप्त रूप से डी लेसी से सीखता है और दोस्ती के सपने देखता है। ये काम दर्शाते हैं कि वह स्वाभाविक रूप से कोमल है। Evil comes from suffering. Only after being beaten, rejected, and betrayed does he become violent. His actions are response to emotional pain or not natural evil. Self-awareness of wrongdoing. The creature admits he suffers because of his own action. This shows he was not born evil. He learned violence from the cruelty he experienced. Shared responsibility. Victor's neglect plus society cruelty. The creature becomes monstrous because both his creator and society failed him. Shelley's view of being shaped with love could become good, or being shaped with hatred becomes destructive. Shelley argues that improvement, compassion, and social behavior determine a person's moral character. Conclusion. The monster in Frankenstein is not born evil. Victor's irresponsibility and society's harsh judgment shape him into a violent figure. Shelley suggests that emotional neglect, loneliness, and rejection can create the very evil society fears. Evil comes from suffering. केवल पीटे जाने, अस्वीकार किए जाने और धोखा दिए जाने के बाद ही वह हिंसक बनता है। उसके कार्य इमोशनल पेन और नेचुरल इमोशनल पेन की वजह से होते हैं। प्रतिक्रिया ना केवल स्वाभाविक बुराई। सेल्फ अवेयरनेस ऑफ रॉन्ग डूइंग। क्रिएचर स्वीकार करता है कि वह अपने ही कार्यों के कारण दुख भोग रहा है। इससे पता चलता है कि वह जन्म से बुरा नहीं था। उसने हिंसा अपने द्वारा अनुभव की गई क्रूरता से सीखी है। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। विक्टर्स नेग्लेक्ट द सोसाइटीज क्रुएल्टी। क्रिएचर राक्षस बन जाता है जब उस क्योंकि उसके रचयिता और सोसाइटी दोनों ही उसे निराश कर देते हैं। शैली के व्यूज से हम देखेंगे कि प्रेम से बड़ा गढ़ा गया क्रिएचर अच्छा बन सकता है। घृणा से गढ़ा गया क्रिएचर विनाशकारी बन जाता है। शैली का तर्क है कि नेचर, कंपैशन एंड सोशल बिहेवियर किसी व्यक्ति के नैतिक चरित्र का निर्धारण करते हैं। एंड द कंक्लूजन इज द मॉन्स्टर इन फ्रैंकस्टन इज वो जन्म से बुरा नहीं था। विक्टर की इरिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के हार्श जजमेंट, उसके फिजिकल टच की वजह से उसे जज करना, शैली का इमोशनल नेग्लेक्ट, उसका अकेलापन, सोसाइटी का रिजेक्शन और किस तरह उसे इविल बना दिया है, एक राक्षस बना दिया है। Thus the creature's tragedy is not his birth, but the world's response to him.
क्रिएचर का ऐसा होना उसका शुभ बचपन से नहीं था। ये दुनिया उसके बुरे व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन 8। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लैम फ्रॉम द ब्लैक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। Question 8. Explain the rhythms of the imagination for the romantic poets and the writers. Here is the second question. How many chapters do you have in big literature? Romantic literature is chapter. इसका आंसर क्या था? So the answer is introduction. William Blake's poem The Lamb from the Songs of Innocence represent purity, gentleness, and the childlike vision of the world. At the same time, romantic writers, including Blake, Wordsworth, and Coleridge, believed deeply in the power of imagination, considering it a divine and a creative force. Through the Lamb, Blake expresses the innocent imagination, while the romantic movement as a whole uses imagination to understand nature, God, and human experience. The main body is Blake's The Lamb, symbol of innocence and godliness. The Lamb is a simple musical poem in which a child addresses a small lamb. The lamb symbolizes innocence, purity, softness, and childhood. विलियम ब्लेक की पोम द लैम फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से ली गई है जो प्योरिटी जेंटलनेस का प्रतीक है और दुनिया के प्रति चाइल्ड लाइक विजन है का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही ब्लेक वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज सहित रोमांटिक लेखक की कल्पना की शक्ति में गहराई से विश्वास करते हैं और इसे एक नया दिव्य और रचनात्मक शक्ति मानते हैं। द लैम के थ्रू ब्लेक इनोसेंट इमेजिनेशन को व्यक्त करते हैं जबकि रोमांटिक आंदोलन समग्र रूप से प्रकृति सॉरी ईश्वर और मानवीय अनुभव को समझाने के लिए कल्पना का उपयोग करते हैं। द मेन बॉडी इज ब्लेक्स द लैम सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड गॉड लाइन्स मासूमियत और ईश्वरता का प्रतीक है। द लैम एक सिंपल और म्यूजिकल पोम है जिसमें एक बच्चा एक छोटे मेमने को संबोधित करता है। मेमना मासूमियत, पवित्रता और कोमलता और बचपन का प्रतीक होता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है उसी तरीके से एक मेमना होता है। Blake uses a very simple language, soft rhythm and repetition to give the poem a nursery rhyme quality. Matching the purity of the subject, the poem connects the lamb with Jesus Christ, often called the Lamb of God. Blake suggests that both the child and the lamb are creation of the same divine power, which shows the unity between God, nature, and human innocence. The poem represents the world as seen through an innocent mind, free of fear, corruption, or doubt. Thus, the lamb becomes not only a poem about an animal but a symbol of divine innocence, central to Blake's idea of the innocent state imagination in romantic literature. For the romantic poets, imagination was scared. They believed the imagination is not just fantasy, but a creative spiritual power that helps humans understand the deeper truths of life. Blake saw imagination as the voice of soul, a force that reveals God and inner reality. Wordsworth believed imagination helps humans connect emotionally with nature, turning simple natural scenes into deep spiritual experience. So इस आंसर की स्टार्टिंग में हमने जाना था कि लैम
को कैसे एक छोटे बच्चे के साथ जोड़ा गया है, जैसे छोटा बच्चा है वैसे ही एक लैम है। तो वैसे ही ब्लेक ने कविता को नर्सरी कविता जैसा नर्सरी पोम जैसा बनाया है, ताकि इसम इजी और कोमल लय और दोहराव का प्रयोग करते रहे, जो विषय की शुद्धता के रूप में अनुरूप है। ये पोएम मेमने को ईसा मसीह से जोड़ती है, जिन्हें अक्सर ईश्वर का मेमना कहा जाता है। ब्लेक का सुझाव है कि एक बच्चा और मेमना दोनों एक ही दिव्य शक्ति की रचनाएं हैं, जो ईश्वर प्रकृति और मानवीय मासूमियत के बीच एकता और को दर्शाती है। जैसे कि एक बच्चा ईश्वर से जुड़ा रहता है, उसे छल कपट झूठ सच किसी चीज का अता पता नहीं होता, वैसे ही मेमने को भी किसी सच झूठ अच्छे बुरे का पता नहीं होता। उसे बस अपनी जिंदगी जीने से मतलब होता है, खुशी से। कविता एक मासूम मन से ये पोम एक मासूम मन के माध्यम से देखी गई है, दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है, फ्री फ्री ऑफ फियर करप्शन एंड डाउट से मुक्त। वैसे ही मेमना न केवल जानवर के बारे में एक कविता बन जाती है, बल्कि दिव्य मासूमियत का प्रतीक भी बन जाती है, जो ब्लेक की मासूमियत की अवधारणा का केंद्र है। इमेजिनेशन ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। रोमांटिक कवि पोइट्स के लिए इमेजिनेशन वॉज स्कैड। उनका मानना था कि कल्पना केवल कल्पना नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक आध्यात्मिक शक्ति है, जो ह्यूमंस को जीवन के गहन सत्यों को समझने में मदद करती है। ब्लेक कल्पना को आत्मा की आवाज के रूप में देखते हैं, एक ऐसी शक्ति जो ईश्वर और आंतरिक वास्तविकता को प्रकट करती है। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि कल्पना मनुष्य को प्रकृति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद करती है, सरल प्राकृतिक दृश्यों को गहन आध्यात्मिक अनुभव में बदल देती है। Coleridge called imagination a synthetic and magical power which reunites thoughts, feelings, and images into a meaningful poetry. Thus, for romantic imagination was a source of creativity, freedom, emotional truth, and spiritual insight. इसमें कॉलरिज ने कल्पना की है कि सिंथेटिक एंड मैजिकल पावर कहा कल्पना को एक सिंथेटिक और मैजिकल पावर कहा, जो थॉट्स, फीलिंग्स और इमेजेस को मीनिंगफुल पोइट्री में कन्वर्ट करती है। इसी प्रकार रोमांटिक लोगों के लिए इमेजिनेशन एक क्रिएटिविटी, स्वतंत्र फ्रीडम, इमोशनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल इंसाइट का स्रोत थी। एंड द कंक्लूजन, both Blake's poem The Lamb and the Romantic Movement's focus on imagination highlight a world seen through purity, creativity, and spiritual depth. The Lamb expresses innocence through simplicity and divine symbolism, while romantic imagination reflects a profound belief in the power of the human mind to create meaning, beauty, and moral truth. Together, they show how romantic literature values purity of vision and the creative spirit. पहले कंक्लूजन समझते हैं। ब्लेक की कविता द लैम इनोसेंस सिंपल और दिव्यता को दिखाती है। जिस तरह ये कविता प्योरिटी का चित्रण करती है, सेम उसी तरह रोमांटिक मूवमेंट कल्पना शक्ति को मानव जीवन में सौंदर्य, मीनिंग और नैतिकता बनाने की क्षमता बनता है। ये दोनों मिलकर दृष्टि, रचनात्मक और आध्यात्मिक गहराई को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जिससे कि क्रिएटिव प्योरिटी ऑफ विजन एंड द क्रिएटिव स्पिरिट।
And the question 9 is, was the imagination integral for the poetry of the Romantic poets? Elucidate with reference to the text in a clause. Or question 9 is, what are the different ideas of nature that in your perception appear in this paper? Elucidate. So आंसर के इंट्रोडक्शन लेते हैं. Romantic poetry places great importance on imagination and nature. These two ideas are strongly connected. Imagination allows the poet to see nature not only as a physical landscape, but also as a source of spiritual insight, emotional healing, and creative inspiration. In the text of this paper, Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley, and others, we find that imagination is essential for constructed, constructing poetic meaning, and nature appears in multiple forms: innocent, moral, spiritual, mysterious, and even wild. Together, they form the foundation of romantic poetry. अब इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं. रोमांटिक काव्य में इमेजिनेशन और नेचर को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है. इसमें कल्पना शक्ति के माध्यम से कवि प्रकृति नेचर को सिर्फ एक भौतिक दृश्य के रूप में नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान, इमोशनल पावर और रचनात्मक प्रेरणा के स्रोत पर के रूप में देखता है. इस नॉवल में पढ़े गए पोइट्स ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, शेली एंड अदर पोइट्स ने दिखाया है कि कविता की गहराई और अर्थ बनाने में कल्पना बेहद जरूरी है. नेचर भी कई रूपों में सामने आती है: इनोसेंस, नैतिक, आध्यात्मिक, रहस्यमयी और कभी कभी उग्र. ये दोनों मिलकर रोमांटिक काव्य की मूल नींव बनाते हैं. नाउ द मेन बॉडी इज imagination as the core of romantic poetry. Romantic poets believed that imagination was not just a mental ability but a creative and spiritual force. William Blake considered imagination a way to see beyond the physical world. In the Songs of Innocence and Experience, imagination reveals deeper truths about childhood, innocence, and human suffering. Wordsworth used imagination to transform ordinary nature into emotional and spiritual emotional experience. In turn, Abbe's imagination turns memories of nature into moral guidance and inner peace. Coleridge called imagination a magical synthetic power capable or capable of shaping dreams, myths, and supernatural worlds. His poems like Kubla Khan and The Rim of the Ancient Mariner show imagination power to blend reality with the mysterious. Thus, imagination is the heart of romantic poetry. It creates meaning, connects human with nature, and expresses deep emotions. हम्म, तो हम इसको मेन बॉडी समझते हैं अब. रोमांटिक पोइट्स के लिए केवल मानसिक क्षमता नहीं बल्कि एक रचनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति थी, स्पिरिचुअल फोर्स. विलियम ब्लेक कहते थे कि कल्पना के माध्यम से ह्यूमन भौतिक दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड से परे है, गहरे सत्य देख सकते हैं. वर्ड्सवर्थ अपनी कल्पना से साधारण प्रकृति को इमोशनल और आध्यात्मिक अनुभव में बदल देते हैं, जैसा कि टिंटन अबेन दिखाते हैं. कॉलरिज कल्पना को जादुई
कॉलरेज कल्पना को मैजिकल सिंथेटिक पावर मैजिकल सिंथेटिक पावर के रूप में देखते हैं। जादुई संयोजक शक्ति कहते हैं, जो सपनों में ठेकों और अलौकिक संसारों को गढ़ सकती है। कुबला खान कुबला खान की द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर इसका उदाहरण है। इस प्रकार रोमांटिक कविता ही केंद्र है, जो अर्थ प्रदान करती है, मनुष्य को नेचर से जोड़ती है और गहरी भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। Different ideas of nature in romantic texts. Romantic poets did not see nature as in just one way. The idea of nature appears in multiple forms across the works in your course. रोमांटिक पोइट नेचर को सिर्फ एक ही रूप में नहीं देख सकते। अपने टेक्स्ट की रचनाओं में प्रकृति का कई रूप में दिखाई देती है। कभी मौसम और प्योर, कभी नैतिक मार्गदर्शक, कभी शक्ति और सोच, तो कभी रहस्यमयी और उग्र। इस तरह रोमांटिक साहित्य में प्रकृति का विचार बहुत विविध और गहरा है। नेचर एज इनोसेंस। ब्लेक। In Blake's songs of innocence, nature like the lamb, the countryside, or simple rural life symbolize purity, childhood, and divine goodness. ब्लेक को सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में प्रकृति जैसे कि मेमना, गन गन का नजारा और सरल रूरल लाइफ इनोसेंस, चाइल्डहुड प्योरिटी और दिव्य भलाई का प्रतीक है। प्रकृति यहाँ एक ऐसी दुनिया को दिखाती है जहाँ निष्कपटता और ईश्वर की कृपा मौजूद है। Nature as a teacher and healer. Wordsworth. Wordsworth sees nature as a moral guide. In Tintin Abbey, nature provides emotional comfort and spiritual insight and moral strength. Nature becomes a companion that shapes the poet's mind and personality. Nature as a teacher and healer. Wordsworth. वर्ड्सवर्थ प्रकृति को एक नैतिक मार्गदर्शक मानते हैं। टिंटर्न अबे में प्रकृति उन्हें भावनात्मक शांति और आध्यात्मिक समझ और नैतिक शक्ति देती है। प्रकृति उनके लिए एक ऐसे पार्टनर की तरह है जो उनके विचारों, व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि को आकार देती है। नेचर एज मिस्ट्री एंड सुपरनैचुरल। कॉलरेज nature is strange, powerful, and mysterious. In the rime of the ancient mariner, the sea storms and supernatural forces show nature's unpredictability. Nature is not only beautiful, it can be frightening and awe-inspiring. कॉलरेज पोएम्स में नेचर एक अजीब, पावरफुल और मिस्टीरियस दिखाई देती है। द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर में समुद्र, तूफान और अलौकिक शक्तियां नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाती है। उनके अनुसार नेचर सिर्फ सुंदर नहीं होता, बल्कि वो डर पैदा करने वाला, अस्थायी से भर देने वाला हो सकता है। Nature as a source of revelation and energy. Shelley. For Shelley, nature represents freedom, movement, and change. The wind in Ode to the West Wind symbolizes power, renewal, and inspiration. Thus, romantic nature is not one thing. It is innocent, moral, wild, spiritual, and revolutionary depending on the poet. शैली के लिए नेचर फ्रीडम, मूवमेंट और चेंजेस का सिंबल है। ओडी टू द विंड वेस्ट विंड में वेस्ट विंड पावर रिन्यूअल को इंस्पिरेशन का सिंबल बनाती है।
इसी तरह रोमांटिक कवियों के लिए प्रकृति एक ही रूप में सीमित नहीं है। वो कभी इनोसेंट मॉरल वाइल स्पिरिचुअल रेवोल्यूशनरी रूप में दिखाई देती है। एंड द कंक्लूजन इज both imagination and nature are central to romantic poetry. Imagination allows poets to interpret the world, creatively express emotions deeply, and explore the spiritual dimension of life. Nature, in turn, appears in many forms: gentle, innocence, and moral teacher, mysterious force, a symbol of change. Together, they show how the romantic poets move beyond ordinary reality to discover higher truth, beauty, and meaning. This makes both imagination and nature truly integral to the poet romantic movement. रोमांटिक पोएट फॉर्म में इमेजिनेशन और नेचर दोनों ही सेंट्रल है। इमेजिनेशन पोएट की दुनिया को क्रिएटिव तरीके से देखने के लिए गहरी भावनाएं व्यक्त करने करता है और जीवन को स्पिरिचुअल डायमेंशन को समझने की शक्ति देता है। दूसरी ओर नेचर कई रूपों में सामने आता है, कभी मासूम मॉरल टीचर और मिस्टीरियस पावर और कभी परिवर्तन सभी परिवर्तनों का प्रतीक। दोनों मिलकर बताते हैं कि रोमांटिक पोइट साधारण यथार्थ से आगे बढ़कर उच्च सत्य सौंदर्य और अर्थ खोज करते हैं। इसी वजह से इमेजिनेशन और नेचर रोमांटिक मूवमेंट को बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 10 number 10. The answer the following lines with reference to the context. In Zanaidu, did Kubla Khan a stately pleasure dome decree? Or answer the following lines with reference context. Oh, lift me as a wave, a leaf cloud, a fall upon the thorns of life. I bled. Answer 10. Introduction. Both experts come from romantic poetry where the imagination, nature, and emotions play central roles. Coleridge's lines describe the destruction of Kubla Khan pleasure dome, showing the poet's fascination with exotic landscape and imaginative creativity. Shelley's line express human suffering, longing, and desire to transcend life's pains, reflecting an romantic ideal of intense emotional experience. इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले हम। ये दोनों एग्जाम्पल रोमांटिक पोएम से लिए गए हैं जहाँ इमेजिनेशन नेचर और इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉलेज की पंक्ति में कुबला खान ने के प्लेजर डोम के निर्माण का एक्सप्लेन करते हैं जिससे कवि की अद्भुत कल्पना शक्ति मिस्टीरियस वातावरण और अनोखे पारदर्शियों के प्रति आकर्षण प्रकट होता है। शैली की पंक्तियां मानवीय पीड़ा और उसकी इच्छा और जीवन इन सभी के दुखों के ऊपर उठाने के लिए लालसा को दिखाती है जो रोमांटिक युग की गहरी इमोशनल अनुभूति का प्रतीक है। दोनों पोइट ये बताते हुए कहते हैं कि रोमांटिक पोइम कल्पना की उड़ान नेचर्स ब्यूटी और तीव्र भावनाएं मिलकर एक गहरा अनुभव बनाती है। द मेन बॉडी इज इन अनाडू in Anaidu, did Kubla Khan a stately pleasure dome decree? Coleridge. Context of the poem. The line is from Kubla Khan, which describes Mongol emperor's place in Anadu. The poem celebrates imagination, beauty, and the grandeur of creation. कविता का प्रसंग ये लाइन कॉलरेज की कविता कुबला खान से ली गई है जिसमें मंगोल सम्राट कुबलाई खान
कुबलाई खान के जनाडू स्थिल महल का वर्णन है। ये पोएम इमेजिनेशन, ब्यूटी और भव्य रचना शक्ति का उत्सव मनाती है। इसमें कवि अद्भुत कल्पना शक्ति से एक रहस्यमय और भव्य संसार रचता है। And the meaning of the lines. Kubla Khan orders the building of a pleasure dome, a magnificent place symbolizing dome, human creativity and realistic power. The description is highly imaginative, combining real geography, river Alps with dreamlike imaginary. इन लाइन्स का मीनिंग है कि कुबला खान एक प्लेजर डोम बनाने के लिए आदेश देता है। कुबला खान एक प्लेजर डोम बनाने के लिए आदेश देता है जो मानवीय रचनात्मकता और कलात्मकता शक्ति का प्रतीक है। इन पंक्तियों में वर्णन अत्यंत कल्पनाशील है, जहाँ कवि वास्तविक भूगोल जैसे अल्प नदी का स्वरूप जैसे अद्भुत छवियों के साथ मिलकर रहस्यमय एक रहस्यमय संसार बना देती है। Significance reflects romantic fascination with exotism and imagination, shows the poet's vision blending nature, architecture, and fantasy, highlights the creative power of the human mind, a key romantic theme. महत्व ये पंक्तियां रोमांटिक कवियों की अनोखी एक्सोटिज्म और कल्पना शक्ति के प्रति आकर्षण और को दिखाती है। कवि की दृष्टि में प्रकृति, आर्किटेक्चर और इमेजिनेशन एक साथ मिलकर एक अद्भुत दृश्य दर्शाती है। ये मानवीय मन की रचनात्मक शक्ति को उजागर करती है, जो रोमांटिक मूवमेंट का एक मेन थॉट है। Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. I fall upon the thorns of life. I bleed. Shelley. Context of the poem. These lines reflect the romantic poet's emotional intensity and desire to the rise above suffering. Shelley expressed human fragility and emotional pain. Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. I fall upon the thorns of life. I bleed. शैली ने कहा। ये पंक्तियां शैली की गहरी भावनात्मक तीव्रता और जीवन के दुखों से ऊपर उठने की उनकी इच्छा को दर्शाती है। शैली यहाँ मानव की कमजोरी और भावनात्मक पीड़ा को व्यक्त करती है। इन पंक्तियों में कवि प्रकृति से प्रार्थना करता है कि वह उसे ऊपर उठाए, क्योंकि जीवन की कठिनाइयां उसे घायल करती है। Meaning of lines. The speaker asks to be lifted like natural elements, wave, leaf, cloud, symbolizing a wish to escape life's hardship. I fall upon the thorns of life. I bled, shows the inevitable pain and suffering of human existence. कवि चाहता है कि उसे प्राकृतिक तत्वों जैसे लहर, पत्ती या बादल की तरह ऊपर उठाया जाए, जो जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति की इच्छा का प्रतीक है। I fall upon the thorns. I fall upon the thorns of the life I bled. यह दिखाता है कि मानव जीवन में पीड़ा और दुख अवश्य है और उससे बचना कठिन है। Significance demonstrate romantic focus on individuals' emotion and sensitivity. Uses nature, imaginary to mirror human feelings.
express the poet's longing for freedom, spiritual elevation, and escape from worldly pain. यह पंक्तियां रोमांटिक कविता में व्यक्तिगत भावनाओं और संवेदनशीलता पर जोर को दर्शाती है। कवि मानव भावनाओं को प्रतिबंधित करते करने के लिए प्रकृति की छवियों नेचर इमेजिनरी का उपयोग करता है। यह स्वतंत्रता, आध्यात्मिकता, उन्नति और सांसारिक पीड़ा से मुक्ति की कवि की लालसा को प्रकट करता है। Conclusion. In Kubla Khan, Coleridge emphasizes imagination, creativity, and the grandeur of human vision through exotic imagery. In Shelley's lines, human emotion, suffering, and desire for transcendence are conveyed through nature-based metaphors. Both experts reflect the key romantic ideals, the power of imagination and nature. Together, they show how romantic poets combine fantasy and feeling to explore deeper truths about life, creativity, and human emotions. कुबला खान में कॉलरिज कल्पना रचनात्मक और मानवीय दृष्टि की भव्यता को विदेशी छवियों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। शैली की पंक्तियों में मानव भावना, पीड़ा और ऊर्ध्वगमन की लालसा को प्रकृति आधारित रूपकों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। दोनों उदाहरण रोमांटिक आदर्शों को दिखाते हैं, कल्पना की शक्ति, भावनात्मक गहराई और मानव अनुभव तथा प्रकृति का संबंध। ये उदाहरण बताते हैं कि रोमांटिक कवि कल्पना और भावनाओं को मिलाकर जीवन रचनात्मक और मानव भावनाओं के गहरे सत्य को खोजते हैं। एंड गिवन का लास्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट डिड विलियम ब्लेक कंपेयर हिज पोम द लैम्ब? विलियम ब्लेक ने अपनी पोएम में लैम्ब को किससे कंपेयर किया है? इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो ये थे हमारे 10 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट्स को इन्हीं सब्जेक्ट के, मुझे उम्मीद है कि तुमने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो, हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपनी नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, वीडियो के बीच